हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं द कार्डियक आउटपुट फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो हमारे कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। तो हमें पता है कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट स्ट्रोक वॉल्यूम टाइम्स हार्ट रेट। ऑलराइट, यानी कि अगर मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर करता हूँ या मैं हार्ट रेट, इन दोनों में से मैं किसी भी चीज को ऑल्टर करूंगा तो क्या होगा, प्रपोर्शनेटली क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट भी अफेक्ट होगा। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं। फर्स्ट, लुकिंग एट दैट फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट स्पेसिफिकली टुवर्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर करने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। कौन कितने तरीके होते हैं? तीन तरीके। सबसे पहला होता है हमारा प्रीलोड। प्रीलोड को एक और नाम होता है विच इज इट इज नोन एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ऑलराइट, अगला होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और उसके बाद होता है आफ्टर लोड। ऑलराइट, ये तीन फैक्टर्स होते हैं। जो प्रीलोड होता है, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है, इसे ऑल्टर करने के लिए और तीन तरीके होते हैं। वीनस रिटर्न, एट्रियल पंप एक्टिविटी एंड वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। वीनस रिटर्न क्या होता है? जो हमारा ब्लड, जब हमारा हार्ट हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप करता है, तो उन पार्ट्स ने जब न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया ब्लड में, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, जो भी हमारे हमने न्यूट्रिएंट्स भेजे थे, उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के बाद जो वो ब्लड रिटर्न आता है हार्ट पे आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो रिटर्न आना होता है उसे हम क्या कहते हैं? वीनस रिटर्न। एट्रियल पंप एक्टिविटी, एट्रिया की पंपिंग, है ना। एट्रिया की जो पंपिंग होती है हम उसे क्या कहते हैं? एट्रियल पंप एक्टिविटी। एट्रियल पंप एक्टिविटी में हमने क्या कहा था कि हमें पता है, जैसे जब हमारे पास जब सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करता है? अप्रोक्सीमेटली 20% क्या करता है? एक्स्ट्रा फिलिंग करवा देता है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर हम कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। उसके बाद वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। अगेन ये जो वर्ड है कंप्लायंस, इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस विच मीन्स द एबिलिटी टू स्ट्रेच, किसी भी चीज का स्ट्रेच होना इजीली। तो अगर आपका वेंट्रिकुलर मसल अच्छे से स्ट्रेच होगा, बहुत बेसिक, इसमें हम यहाँ पर पढ़ते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, है ना। जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ था उसको पढ़ते हैं कि मान लीजिए, अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास बलून था, है ना, आपने इसमें काफी सारा पानी भरा। तो जब आप पानी भरोगे भरोगे तो क्या होगा? ये बलून बड़ा हो जाएगा। तो क्यों हो पाया? क्योंकि इसकी जो फाइबर्स थी, जो इसकी फाइबर्स थी, वो क्या हो गई? स्ट्रेच हो गई। तो उसके स्ट्रेच होने के कारण से क्या होगा? अगर ये अच्छी फाइब्रस होगी, अगर ये इजीली स्ट्रेच नहीं होती, तो क्या होता? हमारा पानी ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेचेबल होती है, क्या होता है? ये बलून का साइज बढ़ता जाता है ना। और क्योंकि ये साइज बढ़ता है, हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में पढ़ा था। व्हाट डज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो भी आपकी वेंट्रिकल का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके इनिशियल फाइबर लेंथ पर, जो इनिशियल लेंथ थी। तो जब हमने इसे बढ़ा दिया, अब अगर ये बलून कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये आउटपुट ज्यादा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो थी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, है ना। तो ये चीज हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर कंप्लायंस। अगली बात होती है वेसल डायमीटर। वेसल डायमीटर ऑफकोर्स, एक अगर वेसल का डायमीटर ज्यादा होगा तो क्या होगा? वो ज्यादा ब्लड रिटर्न कर पाएगी। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी, अगर आपका खून बहुत गाढ़ा होगा, अगर थिक होगा, तो क्या होगा? वो इजीली आ नहीं पाएगा। जो लेयर्स, विस्कोसिटी क्या होती है? दो ब्लड की पतली लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो अगर उनमें फ्रिक्शन कम होगा तो इजीली फ्लो होगा, क्विक फ्लो होगा, रैपिडली होगा। रैपिडली होने के कारण से क्या होगा? आप ज्यादा क्वांटिटी ला पाओगे कम टाइम के अंदर, तो आप आउटपुट को और बढ़ा पाओगे। और एक और होता है हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होता है? जो आपका मायोकार्डियम होता है, वो अगर अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पर आपने क्या किया, इस वाले केस में आपने क्या किया था? आपने उसका साइज तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके साइज को बढ़ाने के बाद अगर उसमें अच्छे से आपके पास नर्व सप्लाई नहीं हो, ताकि आप, अगर नर्व सप्लाई अच्छी होगी तो क्या होगा? अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो उस जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो वो क्या करेगी? हार्ट रेट को बढ़ा देगी। आपके जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे हम कहते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट, है ना, आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स क्या होंगे? एनहांस हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट में, टुवर्ड्स वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या होता है? थोरैसिक पंप। थोरैसिक पंप क्या होता है? जो हमारे पास चेस्ट वॉल होती है, उस चेस्ट वॉल के अंदर क्या होता है? एक नेगेटिव प्रेशर होता है।
नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, सकिंग प्रेशर होता है ना। इस थोरैसिक पंप वाला ये जो सकिंग प्रेशर हम बात करते हैं, जो नेगेटिव प्रेशर की बात कर रहा हूँ, इस चीज को समझने के लिए आप अगर मेरी कोई रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी वाली ओपनिंग वीडियो देखोगे, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाली वीडियो, उसमें देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि नेगेटिव प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ। एब्डोमिनल पंप बहुत ईजी है, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी वॉल है ना, यहाँ पर हमारे पास डायफ्राम है, यहाँ पर क्या है, थोरैक्स है ना, ये हमारा डायफ्राम है, और यहाँ पर क्या है, हमारा एब्डोमेन है ना। ऑलराइट, तो जब ये डायफ्राम पुश होगा नीचे की तरफ तो क्या करेगा, ये विजरा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होगा, और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो जब वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव प्रेशर होता है। मसल पंप में क्या होता है, ये मान लीजिए कोई वेन है और इसके आसपास क्या है, हमारे पास कोई दो मसल्स हैं। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जब ये हमारी दोनों जो मसल्स हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये करेगी, हमारी वेसल को पुश करेगी, तो क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके कारण से क्या होगा, ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी या फॉरवर्ड वे में पुश हो जाएगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हमें पता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो ओवरऑल हार्ट की एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। ईसीएफ वॉल्यूम क्या होता है, जो आपका प्लाज्मा वॉल्यूम होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये ईसीएफ वॉल्यूम के अंडर आती है। तो अगर आप वाटर ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका ईसीएफ वॉल्यूम क्या होगा, ईसीएफ वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा ब्लड रिटर्न आएगा आपके हार्ट की तरफ। तो इन सभी फैक्टर से आपने क्या किया, वीनस रिटर्न चेंज किया। वीनस रिटर्न से आपने क्या किया, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज किया, स्ट्रोक वॉल्यूम से आपने कार्डियक आउटपुट चेंज किया। तो ये था एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। एक क्विक छोटा सा रिवीजन करेंगे एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट के कारण के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास है पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आफ्टर लोड, प्री लोड। पेरिफेरल रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड होता है, वेसल डायमीटर एंड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड पे। वीनस रिटर्न और वेंट्रिकुलर कंप्लायंस एंड एट्रियल पंप एक्टिविटी आपके प्री लोड को अफेक्ट करेंगे। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ तीसरी चीज होती है आपकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, है ना। इन तीनों चीजों ने क्या किया, आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट किया। जो हार्ट रेट था, हार्ट रेट किससे अफेक्ट होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड वेगल एक्टिविटी। वेगल एक्टिविटी क्या होती है, आपकी पैरासिम्पैथेटिक होती है ना। ऑल राइट, तो हमें पता है ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होती हैं वो किसको इनर्वेट करती हैं, मोस्टली ये एसए नोड को इनर्वेट करती हैं। और कैसे करती हैं, इनहिबिट करती हैं। क्या करती है, ये इनहिबिट, है ना। तो ये इनहिबिट करेंगे, यानी कि क्या होगा, अगर आप पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई को बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका एसए नोड कम फायरिंग करेगा। कम फायरिंग से क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों से आपने क्या अफेक्ट किया, आपने हार्ट रेट को ऑल्टर किया, और इन दोनों को मिलाकर आपने स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर दिया। तो दिस वाज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। ऑलराइट, थैंक यू।